हाय गाइस, आई होप आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी और आपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड किया होगा अपनी अपनी। और अगर अकेले भी थे तो थोड़ा सा एक मिसिंग सा तो लगता है जब आप अकेले रहते हैं दिवाली पे। बट ठीक है, अब जैसा भी है, अगर आप घर से दूर थे तो आई होप आपकी दिवाली तब भी अच्छी रही होगी। और ठीक है, आज से वापस से वीडियोस का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। और आज मेरे पास जो डिस्कस करने के लिए कंपनी है वो है कार्टरेट टेक। तो इसका मैंने Q1 का रिजल्ट भी बनाया था, उस टाइम भी बोला था कि मुझे तो अच्छी लग रही है, बट एज़ ऑलवेज़ मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज अगेन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आके मैं सजेस्ट करना भी नहीं चाहता हूँ। बिकॉज मैं ही आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने लग गया तो फिर जो मेरा रीज़न है इस चैनल को बनाने का वो एकदम फेल हो जाएगा। तो ठीक है, लास्ट टाइम से तो काफ़ी अच्छा 700 के लेवल पे शायद जब मैंने वीडियो बनाई थी तो 700 के लेवल पे था। अभी तो ऑलमोस्ट 1120 ने, परसों जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला दिन था उसमें 1120 ने टच किया था। तो 40-50% का रिटर्न ये कुछ टाइम में बना देगा। देखते हैं, अच्छा है 40 समथिंग परसेंट का। और अभी भी मेरे को लगता है कि ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, इस बिज़नेस को समझते हैं। रिटर्न से अच्छा मुझे लगता है कि बिज़नेस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है और ये समझना है कि इसके पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेजेस कार ट्रेड के पास क्या है कि जो इसके यूनिक विजिटर्स हैं। अभी इसने OLX को 13 महीने पहले खरीदा था, अगस्त में। अगस्त के अराउंड 3 बिजनेस सेगमेंट हैं इसके, तीनों को डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के बीच में ही मैं आपको कहीं ना कहीं इंसाइट्स दे दूंगा कि मुझे क्यों पसंद है और इसका एडवांटेज क्या है इसके बिजनेस मॉडल का। तो इसके 3 बिजनेस सेगमेंट है जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें से पहला जो ये बिजनेस सेगमेंट है ये कहते हैं हमारा कंज्यूमर डिवीजन है। कंज्यूमर डिवीजन में क्या करते हैं, इनकी ब्रांड्स हैं जो इन्होंने एक्वायर करी थी, कार वाले, बाइक वाले। एंड आई होप अगर आप कार से भी हैं या बाइक को लेना पसंद करते हैं तो आपने ज़रूर इनके प्लेटफॉर्म पे जाके रिसर्च किया होगा। ये कार्स डायरेक्टली बेचते नहीं हैं, सो दे डोंट हैव एनी इन्वेंट्री। तो इसीलिए मुझे बिज़नेस पसंद है बिकॉज एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। कंपनी का बैलेंस शीट अगर मैं बताऊं तो 820 करोड़ अभी कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। तो एक तो कैश बहुत है कंपनी के पास। और जब एसेट लाइट बिजनेस है, एसेट हैवी बिजनेस नहीं है, तो एसेट्स में कंपनी को पैसा, एसेट्स इतने ज़्यादा कोई नीड नहीं है इस कंपनी को एसेट्स को एक्वायर करने की, तो पैसा उसमें भी नहीं चाहिए। कंपनी मस्त अपना ग्रो करती है, धीरे 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 उसे लगता है हर 2-3 साल में ये एक ना एक एक्विजिशन तो कर रही है। पिछले साल भी इसने OLX को एक्वायर किया था, अगर आपको नहीं पता है तो। OLX भी अब इस कंपनी के अंदर आता है। तो 3 डिवीज़न हो गए, पहले 2 ही थे। पिछले साल 13 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो वहाँ से 3 डिवीज़न है। पहला मैं आपको डिस्कस कर ही रहा हूँ, कार वाले बाइक वाले, जिसमें कंज्यूमर बिजनेस कहते हैं। तो उसमें भी 85% इनका न्यू कार का बिजनेस है। अब न्यू कार का बिजनेस, आप बोलेंगे क्या बिजनेस है जब ये कार नहीं बेच रही है। तो ये क्या कर रही है इसके प्लेटफॉर्म पे। ये बेसिकली एक ऑटो मार्केट प्लेस है, यहाँ पे लोग आते हैं सर्च करने बहुत सारे। तो अब फेसबुक क्या करता है, उसके पता है फेसबुक के पास व्यूअरशिप बहुत है, तो जो कंपनीज फेसबुक को टारगेट कर रही हैं, यूट्यूब के पास व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो जो कंपनीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स में जाके अपने एड्स को रन करती हैं और पैसा देती हैं यूट्यूब को, तो यूट्यूब ऐसा कमाता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, बिकॉज 77 मिलियन यूनिक विजिटर्स इसके पास आते हैं हर महीने में। उसमें से भी 95% ऑफ द ट्रैफिक इज़ ऑर्गेनिक। मीन्स उस 95% ट्रैफिक के लिए 7-8 करोड़ लगा लो आप, 7.7 मिलियन, 77 मिलियन, तो आप लगा लो 7.7 CR भी है। उसमें से 95% जो ट्रैफिक आ रहा है, ये तो सारे यूनिक विजिटर्स ही हैं, उसमें से भी 95% जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए ये कंपनी पे नहीं करता है। तो कंपनी का आप अगर देखेंगे स्लाइड, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखो, तो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। तो कार वाले का आप देखेंगे गूगल ट्रेंड्स में कितना हाई रहता है, और बाइक वाले का कितना हाई रहता है अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स, जो कार्स 24 है, कार देखो है, ड्रूम है, स्पिनी है। तो आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि कंपनी का जो मार्जिन है वो कहाँ से बचता है। बिकॉज जो बाकी की कंपनीज जो मैंने आपको बताई ना अभी, जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको पैसा खर्च करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में, और कस्टमर व्यूअरशिप के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म में आए। तो सारा का सारा मार्जिन उनका वहाँ चला जाता है। इस कंपनी का 95% ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। सो द कंपनी डजेंट हैव टू स्पेंड सो मच ऑन इट्स ट्रैफिक, ऑन इट्स मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट। दैट्स वाई मच ऑफ द प्रॉफिट, जितना भी इसका प्रॉफिट है उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो एबिटा में बच जाता है। और फिर नीचे ऑब्वियसली इट गेट्स फ्लोन डाउन टू द पैट लेवल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल। अगर आप रिलेटिव सर्चेस भी देखेंगे ना, तो इसकी OLX की देखो, तीन तो बाइक वाले कार वाले की तो मैंने भी बताई, अब तीसरा ये देखो कि इसमें OLX का भी कितना हाई है। OLX तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि वो ऑलरेडी हाई रह रखा है।
ठीक है, तो मैंने इसका बताया कि पहला एडवांटेज क्या है। अब इसका जो जो मैं पहला बिज़नेस डिवीज़न डिस्कस कर ही रहा हूँ अभी भी, कंज्यूमर बिज़नेस, जिसमें ये सेकंड हैंड कार्स और यूज्ड और न्यू व्हीकल्स को करते हैं। उसमें न्यू व्हीकल्स का जो परसेंटेज है वो 85-86% है, बाकी 14-15% बचा आपका यूज्ड व्हीकल्स का, जहाँ पे ये डीलर्स मतलब कोई भी आपको अपनी बाइक बेचनी है, कार बेचना है, आप कार वाले पे जाओ, बाइक वाले पे जाओ, जो इसके कंज्यूमर बिजनेस डिवीजन के अंदर आते हैं। चाहे किसी डीलर को अपनी कार या बाइक बेचनी है, उसको लग रहा है मेरी सेल्स कम हो रही हैं, कोई फिजिकली सेल्स करने नहीं आ रहा है, तो वो अपना अकाउंट बनाएगा, सब्सक्रिप्शन देगा कार वाले बाइक वाले को, कार ट्रेड इज़ अ पेरेंट कंपनी, कार ट्रेड को देगा। तो वो अपना जो व्हीकल है वहाँ पे अपना लिस्ट कर सकता है, ताकि बिकॉज व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा इस चैनल की, इस सॉरी ये कार वाले की, बाइक वाले की, तो इतने सारे जब लोग आते हैं तो डीलर्स का भी एक चांस बढ़ जाता है उनका जो इन्वेंट्री है वो खाली होने का, जो उन्होंने बाइक लिस्ट करी है या कार लिस्ट करी है तो वो खाली होने का। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस करी होगी, इफ़ यू आर फॉलोइंग द OEMs, जो ये कार मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो स्लो डाउन चल रहा है इंडस्ट्री में। आई वॉन्ट से स्लो डाउन, एब्सोल्यूट लेवल पे चल रहा है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कार बिकना बंद हो गया है, कार का स्लो जो ग्रोथ, जिस ग्रोथ रेट से कार्स बिक रही थी वो ग्रोथ नहीं है, वो ग्रोथ चली गई है। इट डजेंट मीन कि बिकॉज पिछले साल इतनी कार बिकी उसके ऊपर आपको अब 6-7-8-9% से ग्रो करना बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए जो कार का ग्रोथ रेट है पिछले 6 महीने में, इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने, वो 2 या 3% पे आ रखा है। अगर पिछले 1-2-3 महीने की बात करें इमीडिएट, तो इनफैक्ट जो कार इंडस्ट्री है उसने डी ग्रोथ किया है। तो क्या इसका मतलब है कार बिक नहीं रही है? कार्स बिक रही हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ग्रोथ जो उसका पिछले साल का बेस है वो बहुत हाई है, उसके ऊपर ग्रो करना इज़ अ चैलेंज, और वो थोड़े टाइम तक रहता है जब तक कि सारी चीज़ें या फिर बेस जो आपका है वो एक नॉर्मलाइज ना हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, आपको लगेगा कार इंडस्ट्री तो यार ग्रो नहीं कर रही है तो कार वाले के लिए दिक्कत है। नो, इट्स एन एडवांटेज फॉर कार वाले, बिकॉज OEMs को एक बार आपको याद होगा, जब अगर आप बहुत पहले से भी फॉलो करते हैं कोविड के टाइम से, तो सेमीकंडक्टर का इश्यूज़ आए थे। कार्स के पास डिमांड इतनी ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई नहीं थी, वो अपना कार्स बना ही नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर इश्यूज़। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सिंस डिमांड वॉज वेरी हाई एंड सप्लाई वॉज वेरी लो, तो OEMs के पास मतलब वो क्यों लिस्ट करेगा अपनी कार को, वो क्यों एडवर्टीजमेंट का पैसा देगा कार वाले को, जब उसकी तो कार्स बिक गई ना सारी, उसके पास तो कार्स बेचने के लिए है ही नहीं। अब उल्टा केस हो गया है, डिमांड थोड़ा कम हुई है लेकिन सप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने बहुत सारी जगह न्यूज़ पढ़ा होगा, जो आपका फाडा है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डीलर्स के एसोसिएशंस हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत सारी इन्वेंट्री अभी भी पड़ी हुई है डीलर्स के पास और वो लॉसेस में जा रहे हैं। बिकॉज डीलर के पास अगर इन्वेंट्री पड़ी है तो मतलब उसका पैसा, जो वर्किंग कैपिटल का पैसा है, वो फंसा हुआ है डीलरशिप के पास, तो उसको भी नुकसान हो रहा है। तो इस केस में क्या करती हैं जो OEMs हैं, उनको भी अब आगे सेल बेचनी है। अगर डीलर के पास गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, वो कंज्यूमर्स के पास बिक नहीं रही हैं, तो वो उसको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। जो OEMs हैं आपके, मारुति, hyundai, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, ये जो जो भी, इनको हम OEMs कहते हैं, अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं बताऊं तो। इनको अब क्या है, इनको एक इंसेंटिव मिलेगा कि ये कार वाले पे अपना बहुत प्रमोट करें, अपने अपनी कार्स को, ताकि उसकी विजिबिलिटी बढ़े एंड पीपल विल बिकम मोर लाइकली टू परचेज इट। तो इनको फ़ायदा होगा कार इंडस्ट्री में। अगर ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ रहा है, कार बिकी नहीं रही हैं, तब तो इसको भी सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि कार्स की स्लो डाउन थोड़ा कम, कार्स में थोड़ा सा स्लो डाउन आया है बिकॉज ऑफ द हाई बेस ऑल्सो, और सप्लाई अच्छी खासी है। और इस टाइम पे ऐसा है कि अगर OEMs थोड़ा पैसा खर्च करेंगे, जैसे कर भी रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले मानसून से चला आ रहा है मानसून ऑफर, अभी अभी आएंगे दिवाली ऑफर, आ गए होंगे जो अभी चल ही रहे थे, अब न्यू ईयर ऑफर्स आएंगे, तो उनको थोड़ा एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है पैसा, वो ज़्यादा पैसा आएगा कार वाले और बाइक वाले या फिर इनका जो कंज्यूमर बिजनेस है। तो ये इनकी अच्छी बात है। कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट बहुत ही कम है, तो इनका सारा का सारा जो ये कमाते हैं, इन्होंने बहुत पहले से ये कहते आ रहे हैं, आज से नहीं, कि अगर हम 1x 2x से ग्रो करेंगे, मतलब हम अगर अपना लेट्स से 20% से, लॉजिकल एग्जांपल दूंगा, 20% से अगर ये सेल्स ग्रो करेंगे कंज्यूमर बिजनेस वाले सेगमेंट में, तो अपना जो ये प्रॉफिटेबिलिटी है, जो एबिटा है और पैट है, वो एटलीस्ट ये 25-30% तो ग्रो करेंगे। तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने में दिक्कत नहीं होती, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म बिजनेस। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। अब ये बहुत इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है इनके तीनों बिजनेस डिवीजन। दूसरे की, चलो मैं दूसरे बिजनेस डिवीजन की बात करता हूँ, इफ़ देर इज नथिंग लेफ्ट ऑन द फर्स्ट बिजनेस डिवीजन। दूसरा इनका बिजनेस है रिपोजिशन वाला, जो इनका श्रीराम ऑटो मॉल के अंदर आता है। श्रीराम ऑटो मॉल भी इन्होंने 2018 में एक्वायर किया था, तो और कार वाले बाइक वाले तो 16 में इन्होंने एक्वायर किया था। तो
उस श्रीराम ऑटो मॉल के अंदर ये करते क्या हैं? अब जैसे मैंने बहुत सारे बैंक्स को यहाँ पे डिस्कस किया, फाइनेंशियल कंपनीज़ को, तो मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपके कमर्शियल व्हीकल का जो वो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, यूज्ड व्हीकल्स का लोन प्रोवाइड करती है, इवन दो बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं कंपनीज़, और न्यू व्हीकल्स के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। तो इस केस में क्या होता है, उन्होंने लोन दिया XYZ का, मैं कस्टमर हूँ, मैंने कार खरीदी, मैंने किसी लेट्स से मैंने एक्सिस से लोन लिया, कार लोन लिया, और अब मेरी सैलरी कम हो गई या फिर मेरा पैसा नहीं बन रहा है या कुछ भी मेरा को प्रॉब्लम आया एंड आई एम नॉट एबल टू रीपे द लोन और EMI में नहीं पे रीपे कर पा रहा हूँ, तो बैंक के पास क्या ऑप्शन है? बैंक ऑब्वियसली उसका उसके लिए तो कार तो उसी की है ना, अभी जब तक मैंने सारा पैसा नहीं दिया बैंक को तो वो मेरी कार उठा के ले जाएगा। अब बैंक को कार का क्या करना है? बैंक को तो कोई बिजनेस मॉडल है नहीं ना ऐसा कि कार को क्या करेंगे। तो ये श्रीराम ऑटो मॉल के पास जाते हैं, गाड़ी वहाँ लिस्ट करते हैं ऑक्शन के लिए, और कोई भी, चाहे वो डीलर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप जैसा कोई लोग हो, मेरे जैसा हो, या कोई भी इंसान हो, वहाँ से आके उसको लग रहा है कि अभी लिस्टिंग हो रही है, ऑक्शन चल रहा है, जैसे ऑक्शनिंग होती है, तो वो ऑक्शन से जाके अपना व्हीकल खरीद लेगा। तो एक साइड ये हो गई, जो इनका रीमार्केटिंग वाला बिजनेस है, उसको रीपोजीशन वाला बिजनेस भी कहेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। अगर मैं रीमार्केटिंग कह रहा हूँ तो उसी का मतलब रीपोजीशन वाला बिजनेस, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बिजनेस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो हो गया, बैंक्स हो गई, NBFCs हो गई, यहाँ से इनकी रिपोजिस्ड व्हीकल आती है जो उन्होंने रिपोजेस करी। पहले तो लोन दिया, लोन नहीं चुका पाया कस्टमर, तो व्हीकल को रिपोजेस किया, तो उसको अब रीमार्केट करने के लिए इनके पास, श्रीराम ऑटो मॉल के पास ऑक्शन में आ गया। और बहुत सारी व्हीकल, आपको लगेगा कि यार इतने सारे ऑक्शन में आ रहा है, और ऑक्शन में कितना, लेट्स से अगर 100 व्हीकल्स ऑक्शन में आ रही हैं तो 20 से 25% ही बिकती हैं, 85 आपकी 75% या 80% तो रुक जाती हैं, वो नहीं सोल्ड होती हैं। तो अब श्रीराम ऑटो मॉल उनका क्या करेगा? तो यहाँ पे एक कैच है कि जो श्रीराम ऑटो मॉल के पास ऑक्शनिंग में गाड़ी आ रही है, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आती है, वो ऑनलाइन वर्जन पे आती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ से अगर अपनी व्हीकल को रिपोजेस, लेट्स से मैं बैंक हूँ, मैंने किसी कस्टमर का रीपोजेस किया व्हीकल को, तो मेरे को श्रीराम ऑटो मॉल के पास नहीं लेके जाना है, मेरे को उनके ऑनलाइन ऑक्शनिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है और लिस्ट करना है गाड़ी। तो अगर मेरी गाड़ी बिकी तो ठीक, नहीं बिकी तो मैं गाड़ी कहीं और बेच दूंगा। और जो कस्टमर श्रीराम ऑटो मॉल के पास जा भी रहा है फिजिकली गाड़ी लेके, अगर उसकी गाड़ी नहीं बिकी तो वो वापस लेके जा सकता है। तो श्रीराम ऑटो मॉल गाड़ी खरीदता नहीं है जो ऑक्शन करने के लिए। अब ये एक एक, इफ़ आई टेल यू, अगर आप ये स्लाइड देखेंगे रीमार्केटिंग वाली स्लाइड की, तो Q2 FY25 में इन्होंने 3,50,000 गाड़ियों को ऑलमोस्ट ऑक्शन किया। अब ऐसा तो नहीं है 3,50,000 गाड़ी पहले इसने खरीदी डीलर से, अब उसको ऑक्शन के लिए लगाया, नहीं, इट्स जस्ट अ मीडिएटरी प्लेटफॉर्म। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एसेट हैवी नहीं है, इसको ना कार खरीदनी है ना कुछ खरीदना है, इसको बस एक ये कनेक्शन है बीच का, डीलर्स को कनेक्ट करवाते हैं कस्टमर से, बैंक्स NBFCs को कनेक्ट करवाता है कस्टमर्स से, तो रिटेलर्स को कनेक्ट करवाता है डीलर से, एंड वाइस वर्सा। मतलब पूरा इसने चेन फैला रखा है अपना, इसीलिए इसका इकोसिस्टम मुझे बहुत पसंद है। गूगल ट्रेंड्स पे भी ये हाई रहता है, इसका ऑर्गेनिक जो इसका ऑर्गेनिक व्यूअर्स हैं, आप कहें ऑर्गेनिक विजिटर्स रादर, ये इसके बहुत हाई है। 95% ऑर्गेनिक कस्टमर्स हैं इसके, मतलब 95% ऑफ द व्यूअर्स के लिए इसको कोई कैश, उसको कोई पैसा देना ही नहीं पड़ता एडवर्टीजमेंट के लिए। दैट्स वाई आई लाइक दिस बिजनेस, और ये बहुत इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप ये स्लाइड देख लो रीमार्केटिंग वाली। इसके आप देखेंगे रीमार्केटिंग में ना बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, 1-2%, कभी 2% रीग्रो करते हैं रेवेन्यू, कभी ग्रो करते हैं 2% से। तो ये पिछले 6-7 क्वार्टर, एटलीस्ट 6-7 क्वार्टर से, आई बिट माई टंग, इसीलिए पिछले 6-7 क्वार्टर से ये ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और इस बार आप देखेंगे ना, अचानक से जो वॉल्यूम है, पहले आप देखेंगे 3 लाख भी नहीं हो पा रहे थे पिछले 2-3 बार ग्राफ्स, अगर ऑक्शन लिस्टिंग के आप देखेंगे तो इतने भी नहीं हो पा रहे थे। अभी इनके लिस्टिंग की वॉल्यूम अचानक बढ़ गए हैं। तो ये कंपनी क्या कर रही है रीमार्केटिंग साइड में, वी थिंक दैट इट हैज़ बॉटम्ड आउट। अब वो देखना पड़ेगा बॉटम आउट हुआ है नहीं हुआ है, और ग्रो करने का ये कह रहे हैं कि वी कांट से फॉर श्योर कि यहाँ से ग्रो करेगा, बट वी आर प्रिटी श्योर कि ये यहाँ से बॉटम्ड आउट होगा। अब इन्होंने बहुत पहले भी कहा था बॉटम्ड आउट होगा, और काफ़ी टाइम से बॉटम्ड आउट हो ही रहा है। अभी एक विजिबल साइन हमको दिख रहा है कि लिस्टिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई हैं, और अगर वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा अपटिक आया वॉल्यूम्स में। तो आई थिंक जब इसका रीमार्केटिंग वाला 3 बिजनेस बताए, कंज्यूमर बिजनेस मैंने पहले डिस्कस किया, मैं बार बार रिपीट करके चलता हूँ बिकॉज आप लिंक ना छोड़ दो, अब पुराना वाला जो मैंने डिस्कस किया वो भूल ना जाओ। कंज्यूमर बिजनेस वाला डिवीजन, कार वाले बाइक वाले, वो मैंने डिस्कस कर दिया, वो एक बिजनेस डिवीजन है, वो तो ऑलरेडी ही अच्छा कर रहा है। तो तीनों के मैं रिजल्ट भी बताऊंगा, लेकिन आप समझो उस बिजनेस को, आप समझ दिया आपने, पहला डिवीजन वो 20-25% से ग्रो कर ही रहा है बहुत टाइम से, 18-20-25% से, अभी भी 23% से ग्रो किया है। सेकंड बिजनेस डिवीजन ये वाला जो रीमार्केटिंग मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम ग्रोथ करता है, ये 2% से ग्रो करता है, कभी 0.5% से डिक्लाइन होता है, कभी 2% से डिक्लाइन होता है। तो ये अभी
एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में हुआ ना, जब इसका ऑक्शन का लिस्टिंग वॉल्यूम और ऑक्शन की लिस्टिंग और ऑक्शन के वॉल्यूम्स, लिस्टिंग मतलब कितने लिस्ट हुए, वॉल्यूम्स मतलब कितने बिक गए लिस्ट होने वाले, तो 20-25% इसका हिट रेट रहता है कि 100 में से 20%, जो 100 जो व्हीकल लिस्ट हुई उसमें से 20% बिक जाएंगी, 20 से 25%। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट में, बिकॉज ये इसका तीनों बिजनेस का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-50 करोड़ रेवेन्यू आता है हर क्वार्टर। इस क्वार्टर में एटलीस्ट ऑलमोस्ट OLX का 47 CR का था, लेकिन दोनों का बाकी डिवीजन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर बिजनेस वाला छोटा डिवीजन है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, नहीं, तीनों तीनों का वेटेज ऑलमोस्ट एक जैसा है। और जस्ट टू लेट यू नो, इस क्वार्टर में इस कंपनी ने हाईएस्ट रेवेन्यू अचीव किया और हाईएस्ट PBT अचीव किया है। और ये कंपनी किस कंसिस्टेंटली आप देखेंगे ना पिछले 6-7 क्वार्टर से इसका रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है, इसका पैट बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अ कंपनी। तो ये वाला बिजनेस मैंने बताया, ये रीमार्केटिंग वाला, जैसे यहाँ से ये ग्रो करना शुरू करेगा ना, तो इसकी ग्रोथ रेट वाकई अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा, तीनों मैंने बताया इक्वल वेटेज है तीनों डिवीजन का। अब तीसरे की मैं बात करता हूँ डिवीजन की। OLX का मैंने बता दिया कि रिटेलर्स हैं, इनका OLX में क्या प्रॉब्लम चल रहा था कि सॉरी, इनका रीमार्केटिंग दूसरे वाले बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रहा था, जो मैंने बताया कि रिपोजिशन वाली व्हीकल नहीं आ रही थी बैंक्स और NBFCs के साइड से, या फिर जो भी कोई लोन देता है उसका बैड लोन्स हो जाता है। तो इन्होंने ओवरकम करने के लिए क्या किया पिछले 5-6 क्वार्टर्स में, कि जो फोकस है वो रिटेलर्स की तरफ डाला। जैसे मैं ट्रक ओनर हूँ, मुझे अपना ट्रक निकलवाना है, मेरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का बिजनेस है, मेरे को लग रहा है कि यार अभी 2-3 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले बिजनेस जो इक्विपमेंट है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहे हैं या फिर उनकी लाइफ साइकिल हो चुकी है, मेरे को निकालना है, मेरे को बेचना है, तो वो उन पे भी इन्होंने फोकस किया। तो इसीलिए वो जो अगर इन पे फोकस नहीं करते रिटेलर्स पे रीमार्केटिंग वाले साइड में, तो इनका बिजनेस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम तो है ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डी ग्रो कर जाते। तो ये कॉम्पनसेट करने के लिए इन्होंने सिर्फ बैंक और NBFCs पे डिपेंडेंसी ना रखते हुए इन्होंने रिटेलर्स पे भी फोकस किया। अब थर्ड है हमारा OLX। तो OLX को आई डोंट थिंक आपको बिजनेस मॉडल समझाने की ज़रूरत है, OLX करता क्या है। OLX भी आपको पता है एक मीडिएटरी प्लेटफॉर्म है। अब OLX पे आप घर बेच रहे हैं या फिर गाड़ी बेच रहे हैं, तो गाड़ी कोई खरीदता तो नहीं है, OLX गाड़ी तो नहीं खरीदता है, वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट आपको और सेलर को कनेक्ट करवाने के लिए, लेट्स से आपको गाड़ी खरीदनी है। तो करंट इन्होंने क्या किया, पिछले साल 13 महीने हो गए हैं, अगस्त में इन्होंने OLX को एक्वायर किया और बहुत ही अच्छा एक्विजिशन रहा है। तब से OLX में ग्रोथ आ ही रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द कार ट्रेड बिजनेस हैड टू बी OLX। मतलब OLX के अलावा आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर नेम अंटिल ऑनलेस वो कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन मैं सोच नहीं सकता हूँ, OLX बहुत ही अच्छा, इनको कहते हैं ना कि सिनर्जीज मिल गई इनको, तो अच्छा रहा इनके लिए OLX वाला डिवीजन बहुत। और उसका बिजनेस मॉडल आपको क्या ही समझाऊँ, वो यूज्ड चीज़ों का, मैं तो ये भी नहीं बोलूँगा यूज्ड कार का, 45% उसमें ऑटोमोबाइल्स का होता है, कार और बाइक, सेकेंड हैंड कार सेकेंड हैंड बाइक सेल होती हैं। बाकी उसमें घर होता है, उसमें जॉब्स का भी होता है कि आपको जॉब वगैरह ढूंढनी है तो आप OLX पे भी ढूंढ सकते हैं, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अभी ये करंटली क्या कर रहे हैं, बिकॉज इनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है ऑटोमोबाइल साइड में, बिकॉज कार वाले बाइक वाले रीमार्केटिंग वाला सेगमेंट तो इनका बहुत पहले से रहा है। अभी इन्होंने क्या किया, OLX वाले सेगमेंट में सबसे पहले पिछले 13 महीने में, ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है जब आप एक बिज़नेस को एक्वायर करते हैं, और वो भी टेक हैवी बिजनेस है, एसेट हैवी नहीं, टेक हैवी बिजनेस। तो पूरा का टेक को इंटीग्रेट करना, OLX का जो टेक है उसको कार ट्रेड के टेक के साथ इंटीग्रेट करना। फिर इन्होंने पहले क्या किया, इनिशियली दे फोकस्ड ऑन द ऑटोमोटिव साइड बिकॉज दे हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन ऑटोमोटिव सेगमेंट्स। तो अभी इसके बाद ये क्या करेंगे, बिकॉज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर OLX इज मतलब उसको हम गिन नहीं सकते हैं, इन्फिनिटी। उसमें आप घर बेच सकते हो, उसमें आप कुछ भी बेच सकते हो, तो यू कैन नॉट पुट अ नंबर ऑन द टैम साइड ऑफ इट, टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसे हम कहते हैं। तो इन्होंने कार वाले में OLX के ऑटोमोटिव वाले सेगमेंट में तो फोकस ये कर ही रहे हैं कि सेकंड हैंड कार कोई आके बेच रहा है, तो अभी तक वो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आगे जाके ये फर्नीचर्स में भी घुसेंगे कि फर्नीचर वाले सेगमेंट को भी अच्छा करेंगे। फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेगमेंट को भी अच्छा करेंगे, उसमें हाउसेज हैं, उसमें उसमें जो भी है बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, होम्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल स्टेट एंड एवरीथिंग। अब OLX का मैंने आपको बता दिया, इनके ऐप श्योर वाले आउटलेट्स भी हुआ करते थे। ऐप श्योर का इनका एक नया चला था कि उसमें ऑलरेडी 165 आउटलेट्स हो चुके हैं। ये किसी डीलर के साथ डीलर के पास जाते हैं, डीलर की अगर सेल्स नहीं हो रही है या डीलर स्ट्रगल कर रहा है या नॉर्मल भी कोई डीलर है उसके पास जाते हैं, बोलते हैं हमारा ऐप श्योर के नाम से आप आउटलेट खोलो, सब कुछ आपका, डीलरशिप आपकी, गाड़ियाँ आपकी और इन्वेंट्री आपकी, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस आपको एक वो देना है टैग, उसका हमको ऑब्वियसली ये कुछ फीस लेंगे।
तो वो डीलर क्या करेगा, ऐप श्योर नाम से अपना खोल देगा कि मेरा डीलरशिप ऐप श्योर सर्टिफाइड है या समथिंग है, जो भी है। तो ऐप श्योर का मतलब क्या, ये ऐप श्योर में क्या करते हैं, ये मनी बैक गारंटी करते हैं। आप गाड़ी लेके जाओ, आप जो ऐप श्योर आउटलेट से गाड़ी बिकेगी वो बहुत, आई डोंट रिमेंबर, बट वो पॉइंट ये है कि वो थॉरोली चेकड होगी, उसको इंस्पेक्शन किया गया होगा उस गाड़ी का, और आपको घर पे वो गाड़ी डिलीवर होगी। और आपको वो गाड़ी पसंद नहीं आई, अब जो आपने सेकंड हैंड व्हीकल लिया है वो आपको पसंद नहीं आया, तो आप 7 डेज़ के अंदर वो गाड़ी वापस कर सकते हैं एंड यू विल गेट द मनी बैक। तो सिंपल सा ऐप श्योर मतलब यू एब्सोल्युटली श्योर अबाउट योर व्हीकल, दैट्स वाई द शॉर्ट फॉर्म ऐप श्योर। ठीक है, तो इसका ऐप श्योर वाला बिजनेस था, उसको भी ये अभी धीरे धीरे स्केल अप कर रहे हैं एंड उसमें टाइम लगेगा। मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं कि जो कस्टमर है उसकी जर्नी, जैसे हम पहले फर्नीचर लेते थे तो हमको फर्नीचर शॉप में जाना पड़ता था, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते थे तो गैजेट्स में जाना पड़ता था, गैजेट वाली शॉप में। तो अब हमने क्या किया कि अब तो हम घर पे बना मंगाते हैं, फर्नीचर्स भी मोस्टली अब लोग घर पे मंगाने लगे हैं, पेपर फ्राई एंड ऑल, बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो डायरेक्टली आपका अच्छे से पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके घर पे पहुंचाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे वो आईफोन डिवाइसेस हों, चाहे वो आपके मैकबुक हो, कोई भी चीज़ें हों इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, यू आर बाइंग इट फ्रॉम इधर अमेजोन और फ्लिपकार्ट और एनी अदर ई कॉमर्स वेबसाइट और प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने क्या, इनका क्या जो विजन है, क्योंकि हम आज से 6-7 साल 10 साल पहले मान के चलो, हम सोच नहीं सकते थे कि फर्नीचर भी डिलीवर हो सकता है घर में और हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू हंट फॉर इट। और मोबाइल फ़ोन्स मतलब मंगाते थे, लेकिन 10 साल पहले इट वॉज नॉट वेरी कॉमन। सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि यार मोबाइल फ़ोन थोड़ा रिस्की नहीं है, ख़राब हो गया तो एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स कंपनीज ने अपना बैक एंड और फ्रंट एंड इतना अच्छा किया कि अब ये हैबिट बन गया लोगों का। तो ये कार वाले क्या करना चाह रहा है, जो कार ट्रेड क्या करना चाह रहा है कि वन मतलब सारा कुछ आप कार एक ऑनलाइन ले सकते हो, आपको डीलर्स के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डीलर से कनेक्ट करवाए गए, आपको लोन अगर लेना है तो लोन की फाइनेंसिंग होगी। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप कार वाले कार या बाइक वाले पे जाते हैं और आपको लोन चाहिए उसी कार को ख़रीदने का या बाइक को ख़रीदने का, तो आप बहुत सारे बैंक्स के पास वहीं से रिक्वेस्ट चला जाता है और वो सैंक्शन आपका क्वालिफाई कर देते हैं कि ये सैंक्शन के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन सैंक्शन और डिसबर्समेंट में फ़र्क होता है। सैंक्शन तो हो गया आपका लोन, अब वो डिसबर्स करने के लिए बैंक बोलता है आपको केवाईसी करना है, 10-10 तरीके के पेपर वर्क करना है, तो उसमें क्या होता है, लिंक टूट जाता है। तो इस कंपनी का क्या फोकस है, ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लॉन्ग भी नहीं बट हाँ, आज से 3-4-5 सालों में ये कुछ ऐसा करेंगे, इतना मेहनत करेंगे अपनी टेक के ऊपर कि, और कर भी रहे हैं। ये इनका फाइनेंस का मैंने पोस्ट भी किया था एक्स पे कि फाइनेंस का सॉफ्टवेयर बेचते भी हैं, बहुत ज़्यादा उससे मोनेटाइजेशन तो होता नहीं है, लेकिन और इनका इनका जो पर्पस क्या है कि सैंक्शन से डिसबर्समेंट का भी लिंक हमको जोड़ना है। सैंक्शन तो आपने कर दिया लोन, लेकिन वो लिंक टूट जाता है अगर आपको पेपर वर्क वगैरह करना पड़े। तो ये आगे जाके ऐसा करेंगे कि सैंक्शन भी हो गया और बैंक ने डिसबर्स भी कर दिया, लोन भी मिल गया और आपकी गाड़ी आपके घर के नीचे। तो ये वे करने वाले हैं। अब OLX मैंने आपको बता दिया, तीनों बिजनेस डिवीजन मैंने आपको बता दिया। अब अर्निंग्स कॉल में क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप समझो, ओके, ये चीज़ भी आई थिंक मैंने सब आपको बता दी हैं। आई थिंक मैंने सब बता दिया आपको धीरे धीरे से। अब इसके रिजल्ट्स को सॉरी डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सेगमेंट के अलग से मैं रिजल्ट बताऊंगा आपको। अभी स्टैंड अलोन देखो, स्टैंड अलोन मतलब जो कंज्यूमर बिजनेस जो मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया था, जिसके अंदर कार वाले बाइक वाले ये सब आता है। तो आप इसको में देखोगे YoY ग्रोथ चेक करो आप, इसमें दो चीज़ें लिखी हैं, तीन चीज़ें सर रादर, क्वार्टर एंडेड, 6 मंथ एंडेड, पहली जो रो है क्वार्टर एंडेड, 6 मंथ एंडेड और ईयर एंडेड। मैं ये कह रहा हूँ कि आप YoY वाली ग्रोथ चेक करो क्वार्टर एंडेड में। तो इनकम जो इनकी है, ये इनकम जो YoY ग्रोथ आया 23% का आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आप सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो टोटल इनकम इनकी 17% से बढ़ी है। अब वो 17% से इसीलिए बढ़ी है, आप देखेंगे अदर इनकम में इनका डिप आया है, ये थोड़ा कम हुई है अदर इनकम। वो कम इसीलिए हुई है क्योंकि इनके पास पहले और ज़्यादा कैश हुआ करता था, बट अगेन इन्होंने लास्ट ईयर OLX को एक्वायर किया तो वहाँ पे कैश इनका चला गया। तो ये जो इनकी अदर इनकम है ये कहीं से नहीं, ये इनकी आती है जो इनका पास कैश पड़ा है। ऑब्वियसली इन्होंने FD करी होगी या और अदर इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका, तो अदर इनकम इनकी वहाँ से आती है। तो वो ऑब्वियसली, अब आपने OLX खरीदा 500 समथिंग करोड़ में इन्होंने OLX खरीदा था, तो इनका 1000 करोड़ से ऊपर इनकी बैलेंस शीट हुआ करती थी, इनके पास कैश हुआ करता था। तो उन्होंने वो बेच दिया, 500 करोड़ कम हो गए थे, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली रिटर्न कम जनरेट हुआ है, तो अदर इनकम यहाँ से कम हुई है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि अदर इनकम इतनी कम क्यों हो गई। तो आप टोटल इनकम देखेंगे तो 17% से बढ़ा है। और बाकी आप पैट देखेंगे तो नीचे सबसे नीचे आ जाओ, आपको अगर यस आपको
एबिटा भी अगर आपको देखना है तो एबिटा आप देख सकते हो 464% से इसका एबिटा बढ़ा है, ह्यूज। और पैट भी आप देखेंगे तो 55, तो टोटल इनकम आपकी 17% से ग्रो करी एंड पैट हैज़ ग्रोन एट 55%। सो क्लियरली यू कैन सी हियर दैट दिस कंपनी हैज़ रिसीव्ड ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर दिस डिवीजन, मतलब इस डिवीजन के लिए एटलीस्ट, जो पहला वाला मैंने आपको सेगमेंट बताया। अब रीमार्केटिंग वाले बिजनेस की बात करते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको OLX का बिजनेस, आपको कार ट्रेड का बिजनेस बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज इतनी क्लैरिटी से मैंने कभी इस बिजनेस को नहीं देखा किसी ने समझाया हो। तो रीमार्केटिंग की साइड आप समझो। रीमार्केटिंग का मैंने बताया श्रीराम ऑटो मॉल है, जहाँ पे ये बैंक्स NBFCs गाड़ी रिपर्चेस करके लाती हैं, या फिर डीलर है, मैं हूँ, मेरे को अपनी गाड़ी ऑक्शन करवानी है, लिस्टिंग करवानी है उसकी और ऑक्शन करवाना है, तो वो वाला सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। इनकम आप देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस -2% से डी ग्रो किया। तो मैंने बोला कभी ये -2% से डी ग्रो करते हैं, कभी -3, कभी 1% से ग्रो करते हैं, कभी 2% से। और अदर इनकम 65% का जंप आया है, तो टोटल इनकम 3% से बढ़ी है। तो अच्छा नंबर नहीं है रीमार्केटिंग साइड का, बट क्या ये अभी अभी वाली बात है? नहीं, ये बहुत पहले से इसमें यही मतलब ग्रोथ नहीं है इस वाले सेगमेंट में। लेकिन पैट की अगर आप बात करेंगे सबसे नीचे, तो वो 32% से बढ़ा है। और एबिटा भी अगर बीच में लिखा हुआ है, जो एबिटा भी आप देखेंगे 7% से बढ़ा है। तो ये कॉस्ट कटिंग की वजह से हुआ है, रादर देन द इंक्रीज इन सेल्स। तो कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग रिजल्ट नहीं है इस वाले सेगमेंट का, ये हमको देखना पड़ेगा। अब तीसरे की मैं बात करता हूँ OLX, जो ऑब्वियसली इसमें क्या ही आपको समझाऊँ। तो रेवेन्यू हम इसको YOY कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज YOY मैंने बताया आपको अगस्त में उन्होंने किया, तो उसमें सिर्फ उनको 1.5 से 2 महीने वाला पीरियड में इन्होंने एक्वायर किया था, तो कंपेरेबल नहीं है रिजल्ट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ही हम कंपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है, वो आपको दिख ही रहा होगा। और पैट भी आप देखेंगे थोड़ा कम हुआ है, बट वो अगेन टैक्सेस एंड ऑल की वजह से हुआ है, बहुत फ़र्क नहीं आया है। और अभी OLX वाला बिजनेस थोड़ा नया है, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अपफ्रंट आपको बताया, रीमार्केटिंग वाला बिजनेस अच्छा नहीं है, नो एनकरेजिंग साइंस व्हाटसोएवर। इसमें मैं ये कहूँगा कि रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लग सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रोथ वगैरह इतना नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने एक्वायर किया है। सो माय पर्सनल टेक इज़ कि गिव इट सम टाइम। इसको मतलब यहाँ पे देख के अपफ्रंट हमको जज नहीं कर सकते OLX के रिजल्ट को, इसको टाइम देते हैं। ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली OLX को, क्या पता आगे जाके और अच्छे से ग्रो करें। तो स्लाइड्स वगैरह का काम हो गया। बस अब तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को इसमें एक और चीज़ यही बतानी है कि ऑल्दो मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं देता है, बट इन्होंने क्या बोला है, जो इनकी रीमार्केटिंग, जो इनकी OLX वाली साइड है, जो थर्ड बिजनेस है, और जो फर्स्ट है कंज्यूमर वाला, वो Q3 में अच्छा ही करता है, बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स एंड अक्टूबर एंड के लिए अच्छा ही होता है, और फिर न्यू ईयर वगैरह भी। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल टेक ये है कि जो इसका नेक्स्ट क्वार्टर है वो इससे भी अच्छा होने वाला है। Q1 में मैंने बोला था कि Q2 अच्छा ही होगा इससे, और Q2 के रिजल्ट हमारे सामने हैं। एंड अगेन हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर PBT, तो वो हमारे सामने है। Q2 अच्छा रहा है, मैं आज यहाँ पे आके कह रहा हूँ कि Q3 इसका और अच्छा रहेगा। अब गलत मैं हो सकता हूँ, बट मेरा स्ट्रॉन्ग इसमें बिलीव है कि Q3 इस कंपनी के लिए और अच्छा होगा Q2 से, जैसे Q2 अच्छा था Q1 से। अब इसकी मैं अगर बात करूँ वैल्यूएशंस की, राइट, तो थोड़ा ट्रिकी है इसको समझना, बिकॉज अगेन इट्स अ प्लेटफॉर्म लाइक बिजनेस, तो इसमें क्या ही वैल्यूएशंस की बात करें, क्योंकि किसी को बहुत अच्छे से इसको पकड़ नहीं है इसके बिजनेस मॉडल में। तो फिर भी मैं कर लेता हूँ, मैं फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करके आपको फॉरवर्ड पी इस साल के लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इसकी मार्केट कैप आप देखोगे 5145 CR की है, राइट। अभी करंटली अगर मैं बात करूँ 5145 CR, ओके। अब इसका पैट मैं देखूँ कितना आया इस टाइम पे, इसका पैट आया 31 करोड़ का, जो इस क्वार्टर का पैट है। तो मैं इसको एक्सट्रापोलेट करके ये सोच सकता हूँ कि सिंस एक क्वार्टर में इसका 30 करोड़ का प्रॉफिट आया, 31 करोड़ का प्रॉफिट आया, एंड सिंस आई एम ऑल्सो सेइंग कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो अच्छा रहेगा, और उसके वाला भी, वो तो खैर Q4 की मैं अभी कोई कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ। Q3 जितना मुझे समझ आया कि Q3 अच्छा रहेगा। इससे पहले वाले क्वार्टर में इसके 23 CR का रिजल्ट करोड़ का प्रॉफिट था। सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट, मैंने पहले नहीं किया, सो आई एम डूइंग इट नाउ। 23 करोड़ प्लस 31 करोड़, एंड इफ आई एज्यूम कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में ये 30 और 30 करोड़ से ग्रो करेगी, तो मीन्स 60 करोड़ और, तो इसका पूरे साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा FY25 का? 114 करोड़, ठीक है। अभी इसका करंट मार्केट कैप कितना है? 5145, 5145 डिवाइडेड बाय 114, तो 45 का PE आ रहा है।
इस टाइम पे जो ये जो FY 25 में इसका फॉरवर्ड पी मैंने पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ पूरे मार्केट कैप को देखना पसंद है, तो मैं मार्केट कैप डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो देख लेता हूँ, रादर देन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। मैं मुझे वो पसंद नहीं है, मैं सीधे मार्केट कैप को देखता हूँ। तो मैं 45 का पी अभी इसका लग रहा है, जो कि ठीक है, मतलब अच्छा है, बिकॉज 45 का पी एक मिल रहा है एक कंपनी को जो अपनी सेल्स 20% से ग्रो कर रहा है, और 20 या 25% से ग्रो कर रहा है, जो आगे भी ग्रो करेगा, जिसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है, जो एसेट हैवी नहीं है, जिसका बिजनेस कोई एसेट खरीदना नहीं होता है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जस्ट लाइक जोमेटो, स्विगी एंड ऑल, और इसके पास बैलेंस शीट भी बहुत ज़्यादा है, तो बिजनेस में रिस्क अभी कम लग रहे हैं, और 20-25% से ग्रो कर रहा है, और 45 का पी है, तो अभी भी मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट में मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज OLX एक्वायर किया इन्होंने, रीमार्केटिंग तो मैंने पहले ही बता दिया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ा है, जैसे ही पोजीशन का वॉल्यूम्स बढ़ेगा रीमार्केटिंग साइड ग्रो करना शुरू कर देगा, कब करेगा नो आइडिया। लेकिन जो इनका OLX वाला बिजनेस सेगमेंट है वो ये बहुत अच्छे से ग्रो अगर कर पाए, आई एम नॉट श्योर कर पाएंगे या नहीं, आई डोंट नो, मैं यहाँ मतलब मेरे चाचा नहीं है विनोद सांघी जो हैं, जो इसके MD CEO हैं, मेरे चाचा नहीं है वो, मेरे को नहीं पता ग्रो कर पाएंगे या नहीं, उसको हमको देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो अगर ये OLX और ग्रो कर देते हैं ना, तो ये जो वैल्यूएशंस हैं इस टाइम पे ये बहुत ही कम है, तो अच्छा खासा इसमें अपटिक आ सकता है, मुझे लगता है IPO प्राइस के ऊपर भी ये धीरे धीरे चला जाएगा। तो ये मेरा टेक था कार ट्रेड को लेके। आपको बिजनेस मॉडल आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बिना बिजनेस मॉडल के फाइनेंशियल्स को पढ़ना इज़ अ जोक ऑन यू, मतलब आपको बिजनेस मॉडल पढ़ने पे ऑन मी टू, मतलब अगर मैं खाली फाइनेंशियल्स देख रहा हूँ कि अच्छे हैं नहीं है, अब मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं बिजनेस मॉडल नहीं पढ़ूंगा ना, बिजनेस मॉडल समझूंगा नहीं, तो ज़्यादा टाइम तक ग्रोथ की मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता हूँ। अगेन दैट विल बी अ जोक ऑन मी। तो ये था। अब आई डोंट नो नेक्स्ट वीडियो कब बनाऊंगा, मे बी टुमारो, मे बी द डे आफ्टर, बिकॉज एक दो 2-4 दिन के लिए आई हैव टू गो ऑन अ ट्रिप विद माई फ्रेंड्स, बिकॉज दिवाली पे कहीं जा नहीं पाया और बहुत टाइम से कहीं जा नहीं पाया। तो कोशिश करूंगा कि अगर मुझको ट्रिप पे भी टाइम मिल गया तो एक वीडियो मैं ट्रिप पे ही बना दूंगा, और कोशिश करूंगा कल भी कोई ना कोई कंपनी को डिस्कस करूं जिससे मैं फॉलो करता हूं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।